नंदू नाम का एक बहुत गरीब लड़का अपनी माँ सावित्री के साथ एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता था। नंदू सरकारी विद्यालय में पढ़ता था, पर कक्षा का कोई भी बच्चा उसे ठीक से बात नहीं करता था। सब उसे गरीब गरीब कहकर चिढ़ाते थे। तभी नंदू को रास्ते में एक लड़का और एक लड़की बात करते हुए मिलते हैं। अरे अरे, पता है ना, भैया दूज आने वाला है। तुम मुझे टीका लगाओगी ना? तुम तो मेरे प्यारे भाई हो, मुझे इतना प्यार करते हो तो मैं तुम्हें टीका जरूर लगाऊंगी। ये सब सुनकर नंदू बहुत उदास हो जाता है। काश मेरी भी कोई बहन होती जिससे मैं बहुत प्यार करता और हर साल भैया दूज मनाता। और फिर ये विद्यालय के लिए निकल जाता है। जब वो अपनी कक्षा में पहुंचता है तब वो देखता है कि उसकी कक्षा की दो लड़कियां माला और सीमा भैया दूज के बारे में ही बात कर रही थी। अरे तुम्हें पता है माला, मैं तो भैया दूज के दिन अपनी नानी के घर जा रही हूँ। मैं अपने भाई को टीका लगाऊंगी, उसके बदले मेरा भाई मुझे सुंदर सा गिफ्ट देगा। हाँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। पता नहीं मेरा भाई मेरे लिए क्या लेकर आएगा, और वो तो बहुत अमीर है और मेरे लिए कोई बड़ा सही गिफ्ट लेकर आएगा। तभी नंदू माला और सीमा के पास आकर बोलता है, क्या तुम दोनों मेरी बहन बनोगी? मैं अपना भैया दूज तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ। मेरी कोई बहन नहीं है। क्या तू हमें अपनी बहन बनाएगा? पहले जाकर अपने आप को देख तो सही। तेरे पास ढंग का रहने के लिए घर तो है नहीं, फिर हमें क्या गिफ्ट देगा? और वैसे भी तू इतना गरीब है, फटीचर है। हम तुझे अपना भाई क्यों बनाए? हमारे पास अमीर भाई की कमी नहीं है। अगर हम तुझे भैया दूज पर टीका लगाएंगे तो बदले में हमें क्या गिफ्ट देगा? चल जा, निकल यहाँ से। हम तेरे जैसे गरीब को अपना भाई नहीं बनाएंगे। और फिर नंदू रोता हुआ अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी वहाँ उनकी टीचर आ जाती है। गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा बच्चों, तुम सबको पता है ना कि कुछ दिन बाद ही भैया दूज आने वाला है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को टीका लगाती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। और हाँ, इसलिए इस बार हम विद्यालय में भी भैया दूज का त्योहार मनाएंगे। कक्षा की जितनी भी लड़कियां हैं वो कक्षा के लड़कों को तिलक लगाएंगी। अच्छा, अब सभी कक्षा के लड़के मुझे एक एक करके बताओ कि तुम सब कौन सी लड़की से तिलक लगवाना चाहोगे। सारे लड़के एक एक करके टीचर को लड़की का नाम बताते हैं। जब सभी लड़के टीचर को बता रहे थे तभी नंदू चुपचाप रो रहा होता है। टीचर की नजर नंदू के ऊपर पड़ती है। अरे बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम किसी भी लड़की से तिलक नहीं लगवाओगे? ऐसी बात नहीं है टीचर। मैंने दो लड़कियों को बोला था मेरी बहन बनने के लिए, ताकि मैं उनके साथ भैया दूज मना सकूं, लेकिन उन दोनों ने मेरी बात ही नहीं सुनी। अच्छा, जरा मुझे बताओ तो सही कि किस लड़की से बोला था तुमने तुम्हारी बहन बनने के लिए? टीचर, मैंने माला और सीमा को बोला था अपनी बहन बनने के लिए। क्यों माला और सीमा, तुम दोनों ने नंदू को मना क्यों किया? टीचर, ये नंदू ना बहुत गरीब है। अगर हम इसे तिलक लगाएंगे तो हमें बदले में ये क्या गिफ्ट देगा? हाँ टीचर, मैं इस गरीब को अपना भाई नहीं बनाना चाहती। क्या तुम दोनों की इतनी छोटी सोच कैसे हो सकती है? भैया दूज का मतलब अमीर और गरीब से नहीं, इसका मतलब भाई बहन के प्यार को बढ़ाना होता है। और तुम दोनों लड़कियां कितनी लालची हो, भैया दूज के महत्व को बिगाड़ कर रख दिया है। टीचर, हम नंदू को तिलक नहीं लगाएंगे, हमें वो अच्छा नहीं लगता। टीचर, आप रहने दीजिए ना, क्यों इनसे बोल रही है? जब ये समझने वाली ही नहीं है तो आप रहने दीजिए। कुछ ही घंटों बाद विद्यालय की छुट्टी हो जाती है। नंदू घर पहुंचकर अपनी माँ को स्कूल के बारे में सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। उसकी माँ ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। माँ, मेरी बहन क्यों नहीं है? मैं भी भैया दूज पर अपनी बहन से माथे पर तिलक लगवाना चाहता हूँ। मुझे भी एक बहन चाहिए। देखना बेटा, तुम्हारा भैया दूज जरूर मनेगा, ये मेरा विश्वास है, पूरा विश्वास। चल अब खाना खा ले। फिर अगले दिन जब नंदू स्कूल जाता है तो कोई भी ठीक से उससे बात नहीं कर रहा होता। सब उसको नजरअंदाज कर रहे होते हैं। क्लास में सारी लड़कियां लड़कों को तिलक लगा रही होती है, लेकिन कोई भी लड़की नंदू के पास तिलक लगाने नहीं आती। नंदू को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो कक्षा में चुपचाप एक कोने में बैठकर पढ़ता रहता है। थोड़ी देर बाद विद्यालय की छुट्टी हो जाती है और वो अपने घर के रास्ते में चल रहा होता है। तभी सीमा भी अपने दोस्तों के साथ घर जा रही होती है। जब सीमा रास्ते पर चल रही होती है तो वो देखती है कि उसी रास्ते पर बहुत तेज गति से कार आ रही होती है। सीमा बहुत घबरा जाती है कि कहीं वो कार उसे टक्कर ना मार दे।
तभी पीछे से नंदू आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कार की रफ्तार इतनी तेज होती है कि वो सीमा को कुचलकर आगे बढ़ जाती है और सीमा बुरी तरह घायल हो जाती है। एक आदमी सीमा को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। थोड़ी देर बाद सीमा के माँ बाप भी उस हॉस्पिटल में पहुँचते हैं और उस डॉक्टर से बात करने लगते हैं जो सीमा का इलाज कर रहा था। देखिए भाई साहब, हमने सीमा को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए। सीमा के माता पिता बहुत दुखी हो जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी सीमा को? भैया दूज वाले दिन इतना बड़ा हादसा। तभी सीमा के अंदर से उसकी आत्मा निकलकर बाहर आती है। क्योंकि सीमा बहुत बुरी लड़की थी, इसलिए उसकी आत्मा एक भयानक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। चुड़ैल सीमा जल्दी से नंदू को ढूंढते ढूंढते नंदू के पास पहुंचती है। वो देखती है नंदू एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा होता है। ये सीमा को क्या हो गया? मैं तो उसे अपनी बहन मानता था। क्या हुआ? अगर वो मेरे बारे में बुरा भला कहती थी, लेकिन मुझसे उसकी मौत नहीं सही जाएगी। चुड़ैल सीमा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। हे भगवान, ये मेरे बारे में इतना अच्छा सोचता है और मैंने उसे इतना बुरा भला कहा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो उसकी माफी के लायक भी नहीं। उसके बाद सीमा चुड़ैल जल्दी से तिलक का थाल ले आती है और नंदू के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल को देखकर नंदू बुरी तरह डर जाता है और चिल्लाने लगता है। चुड़ैल, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? ये तो बड़ी डरावनी है। देखो, मुझे आज के दिन मत मारो। नहीं नंदू, तुम मुझसे डरो नहीं। मैं तो तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मैं सीमा हूँ। क्या तुम सीमा हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया था। हाँ भाई, मुझे सब पता है। क्या कहा तुमने? भाई? तुम तो कह रही थी कि तुम मुझे कभी अपना भाई नहीं मानोगी, और मैं तो गरीब हूँ ना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं समझ चुकी हूँ। भैया दूज का मतलब महंगे महंगे गिफ्ट और अमीर होना जरूरी नहीं। ये तो भाई बहन के प्यार का प्रतीक होता है। इसलिए मैं तुम्हें तिलक लगाना चाहती हूँ और बदले में तुम मुझे कोई तोहफा नहीं बल्कि अपना प्यार देना। अच्छा तो ठीक है, अब जल्दी से मुझे तिलक लगा दो। आज से तुम मेरी बहन हो। फिर चुड़ैल सीमा नंदू को तिलक लगा देती है। मैं जीते जी तुम्हारी रक्षा तो नहीं कर पाया, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े तो तुम मुझे जरूर याद करना। स्कूल में शैतान का कहर। एक बार की बात है, केशवपुर गांव में एक स्कूल था। जिस स्कूल में गांव के बच्चे शिक्षा प्राप्त करने जाते थे, लेकिन उस स्कूल में कुछ ऐसे शरारती बच्चे भी थे जो शिक्षा प्राप्त करने नहीं जाते थे। वो बस अपना टाइम पास करने स्कूल में जाते थे। वो बहुत ही ज्यादा शरारती थे। पता नहीं मोनिका मैम इस स्कूल को छोड़कर क्यों चली गई। 1000 में आराम से पास कर देती थी, लेकिन जब से वो इस स्कूल से गई है, तब से मैं तो 10th क्लास से आगे निकल ही नहीं पा रही हूँ। मम्मी ने साफ कह दिया है, अगर इस बार पास नहीं हुई तो वो घर पर बिठा लेंगी मुझे। पता नहीं हमारे स्कूल में कोई लालची टीचर क्यों नहीं आ रही। अगर आ जाती तो हम जैसे बच्चों का भी भला हो जाता। तुम तीनों यहाँ बैठे हो? तुम्हें मैम ने बुलाया है, जल्दी चलो। बस 5 मिनट अभी आ रहे हैं, क्योंकि हमारा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। अपना ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन बाद में कर लेना। मैम ने तुम्हें बुलाया है, जल्दी चलो। मैं तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूँ, मुझे पढ़ना भी है। जल्दी चलो, मैम ने कहा है कि अपने साथ ही लेकर आना। सुमन, वैशाली और आंचल राधा के साथ जाने से मना कर रही थी, लेकिन राधा उन्हें जबरदस्ती ले जाती है। तीनों जब क्लास में आ जाती है तो क्लास टीचर तीनों को बहुत ही ज्यादा सुनाती है। तुम तीनों अपने माता पिता की आंखों में धूल क्यों झोंक रही हो? वो कितनी ज्यादा मेहनत से तुम्हें पढ़ा रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए कितने सपने देखे हैं, और तुम हो कि स्कूल में आती हो और बैग रखती हो और बाहर निकल जाती हो। स्कूल में पढ़ने आती हो या फिर खेलने के लिए? कल अपने माता पिता को लेकर आना, मैं उन्हीं से बात करूंगी। तुमसे बात करना तो बेकार ही है। मैम, अब अपनी जगह पर जाकर बैठ जाए, या फिर आपको हमें और भी कुछ सुनाना है? जब आपको हमारे माता पिता से ही बात करनी थी तो फिर इतना बड़ा लेक्चर देने की क्या जरूरत थी? क्लास टीचर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो तीनों को कुछ नहीं कहती, क्योंकि प्रिंसिपल मैम ने सभी टीचर्स को सख्ती से मना किया था कि वो बच्चों को मारेगी नहीं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन स्कूल में नई टीचर आती है। सुमन, वैशाली, हमारे स्कूल में नई टीचर आई है और मैंने सुना है कि वो हमारी क्लास टीचर है। लगता है पास होने का समय आ गया।
पहले देखेंगे कि वो लालची है या नहीं। वो तीनों बहुत ही ज्यादा खुश होती है नई टीचर के आने की वजह से, क्योंकि वो 2 साल से 10th क्लास से आगे ही नहीं बढ़ रही थी। कुछ समय बाद नई क्लास टीचर आ जाती है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन। और अभी मैं फोन पर बात कर रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप पढ़ाई करना, ठीक है? नई क्लास टीचर क्लास में आते ही फोन पर बात करने लग जाती है। वो किसी भी बच्चे को पढ़ाती नहीं है। यह देखकर तीनों और भी ज्यादा खुश हो जाती हैं। उन्हें पढ़ाने वाली टीचर की कहाँ जरूरत थी, लेकिन और बच्चे नई टीचर से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी क्लास की एक स्टूडेंट अपनी नई टीचर से कहती है, मैम आज पूरे 15 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपने एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं कराया। एग्जाम आने वाले हैं, थोड़ा ही समय बाकी है। इस तरह से चलता रहा तो हमारा सिलेबस तो कंप्लीट होगा ही नहीं, फिर हम एग्जाम कैसे दे पाएंगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपनी टीचर से आंख मिलाकर इस तरह से बात करोगी? तुम्हें यही मैनर सिखाए गए हैं? सिलेबस अधूरा रहता है तो रहे, अगर तुम एग्जाम में फेल होते हो तो हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ स्कूल में किसी और मकसद से आई हूँ। मैम आपने क्या कहा? कुछ नहीं, चुपचाप पढ़ाई करो। और हाँ, अगर मुझे पता चला कि इस क्लास के बच्चों ने मेरी शिकायत की है तो तुम बहुत बुरे पछताओगे, बहुत बुरे। मैम आप तो हमारे क्लास टीचर हैं, नंबर तो आपके ही हाथ में है। आप हमें पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, बस हमें पास आउट करा देना, और कुछ नहीं। और हम भी किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, तुम तीनों को तो पढ़ाई से कोई लेना देना है ही नहीं। हम स्कूल में नाम के लिए नहीं आ रहे हैं, शिक्षा लेने के लिए आ रहे हैं। अगर हम बिना शिक्षा के ही पास हो जाएंगे तो पढ़ने का क्या फायदा? तू तो चुप ही हो जा तो अच्छा है। अगर हमारी क्लास टीचर ऐसे ही पास कर देंगी तो पढ़ने की जरूरत ही क्या है? जहाँ तीनों खुश थी, वहीं पूरी क्लास नई टीचर से नाराज थी। ऐसी ही 1 महीना बीत जाता है, लेकिन नई टीचर एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं कराती। सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और वो प्रिंसिपल मैम के पास जाते हैं और उनसे अपनी नई टीचर की शिकायत करते हैं। प्रिंसिपल मैम, हमें ऐसी टीचर नहीं चाहिए जो बस पूरे दिन बात करती रहे। और आपको पता है वो क्लास में तो रुकती ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चली जाती हैं, पता ही नहीं चलता। और अगर हम पढ़ाई की बात करते हैं तो कहती हैं कि मैं यहाँ इस स्कूल में पढ़ाने नहीं आई हूँ। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं अभी वैशाली मैम की क्लास लेती हूँ। हाँ वैशाली मैम, मैंने ही आपको बुलाया। बच्चे आपकी शिकायत कर रहे हैं कि आप उन्हें पढ़ाती नहीं हैं। आप सारा समय कहाँ रहती हैं? अरे नहीं, ये बच्चे तो बस ऐसे झूठ बोल रहे हैं, मैं तो इन्हें पढ़ाती हूँ। मुझे बच्चों ने सब बता दिया है, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। पूरा 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं कराया। मेरे स्कूल में तुम्हारी जैसी टीचर की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मुझे इस स्कूल से निकाल दिया गया तो मैं अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगी। मैं अपने शैतान को कभी नहीं जगा पाऊंगी। बस कुछ दिन की बात और थी, उसके बाद मेरे शैतान इस स्कूल में जो इतने समय से सो रहे हैं वो उठ जाते। लेकिन इन पढ़ाकू बच्चों की वजह से मुझे इस स्कूल से निकाला जा रहा है। अब क्या करूं? क्या सोच रही हो? मैंने क्या कहा? तुम्हारी जगह इस स्कूल में नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। मैम मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस मुझे एक मौका और दे दीजिए, मैं बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। प्लीज मुझे एक मौका और दे दीजिए। वैशाली मैम प्रिंसिपल मैम के सामने बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाती है, अपनी मजबूरी सुनाती है। प्रिंसिपल मैम वैशाली मैम को एक मौका दे देती है और वैशाली मैम घूर घूर कर उन सभी बच्चों को देख रही थी जिन्होंने उनकी शिकायत की थी, और वो क्लास में आ जाती है और बच्चों को पढ़ाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक उनके फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती हैं। क्या मुझे अभी जाना होगा? अगर अभी नहीं गई तो लेकिन अब कैसे जाऊं? अभी तो क्लास चल रही है। अगर बीच में बच्चों को छोड़कर चली गई तो ये पढ़ाकू बच्चे दोबारा से मेरी शिकायत कर देंगे, और अगर वहाँ नहीं गई तो मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाऊंगी। क्या करूं? ठीक है, देखो बच्चों, ये चैप्टर मैं तुम्हारा कल कंप्लीट करा दूंगी। अभी मुझे कुछ काम है, मैं स्टाफ रूम में जा रही हूँ, ठीक है? पढ़ाने की तो आदत है ही नहीं। प्रिंसिपल मैम के सामने कैसे गिड़गिड़ा रही थी, और देखो तो 2 लाइन पढ़ाकर कैसे बहाने बनाकर जा रही है। और वैशाली मैम स्टाफ रूम का बहाना बनाकर स्कूल के दूसरे वाले हिस्से में जाती है, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था, और वहाँ जाकर एक जगह खड़ी होकर मंत्र पढ़ने लगती है। और उसके बाद जब वो आंखें खोलती है तो उनकी आंखें बहुत ही ज्यादा लाल थी, ऐसे जैसे उनकी आंखों में खून उतर रहा हो। और उसके बाद
धीरे धीरे उनका रूप बदलता रहता है और वो जोर जोर से कहती है, मेरे सरदार, शैतान आपका समय आ गया है। अब आप ज्यादा समय तक सो नहीं सकते। अब आपके जागने का समय हो गया है। मैं जिस मकसद के लिए इस स्कूल में आई थी वो मकसद पूरा होने वाला है। अब आप उठने वाले हैं। मेरे सरदार शैतान, अब आप उठने वाले हैं। किसी को क्या पता कि मैं एक चुड़ैल हूँ और अपने शैतान को उठाने आई हूँ, जो इतने सालों से यहाँ पर इस स्कूल में उस तांत्रिक बाबा की वजह से सो रहे हैं। लेकिन अब आप उठ जाएंगे और उसके बाद हम सब मिलकर पहले इस स्कूल को तबाह करेंगे और उसके बाद गांव, शहर और फिर पूरी दुनिया को। हा 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 हा। इस स्कूल में ये टीचर इसलिए बच्चों को नहीं पढ़ा रही थी क्योंकि वो एक चुड़ैल थी, और वो टीचर बनकर स्कूल में आई थी क्योंकि इस स्कूल में एक शैतान सो रहा था उसे जगाने के लिए, और वो शैतान इन सब चुड़ैल का सरदार था। उसके साथ मिलकर वो इस दुनिया पर राज करना चाहती थी, इस दुनिया को तबाह करना चाहती थी। और वो चुड़ैल रोजाना यहाँ आकर शैतान को उठाने की प्रक्रिया कर रही थी, और आज उसकी आखिरी प्रक्रिया थी और वो सारे काम कर कर क्लास में आ जाती है। वैशाली मैम, आप तो स्टाफ रूम में भी नहीं थी और मैं प्रिंसिपल मैम के पास भी गई थी, आप वहाँ पर भी नहीं थी, तो फिर आप कहाँ थी? बेचारे मासूम बच्चों को क्या पता था कि ये चुड़ैल क्या करने वाली है। इतने समय से जो शैतान सो रहा था उसे उठाने के लिए आई है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। आज रात अमावस की रात थी और वो चुड़ैल बहुत ही ज्यादा परेशान थी। अरे नहीं, क्या करूं? जैसे ही इस स्कूल में शैतान उठ जाएगा वैसे ही उसे 10 बच्चों की बलि चाहिए। अब मैं 10 बच्चे कहाँ से लेकर आऊं? समझ में आ गया कि अब मुझे क्या करना है। तुम तीनों यहाँ आओ। यस मैम। तुम तीनों को पास होना है ना? ठीक है, मैं तुम तीनों को पास करा दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वैशाली मैम, 7 बच्चों को 12 बजने से पहले पहले स्कूल में क्यों लेकर आना है? तुम्हें पास होना है या नहीं? जितना कहा बस उतना करो। वो तीनों खुश हो जाती है क्योंकि वो यही तो चाहती थी, और वो उस चुड़ैल की बात मानकर क्लास में आती है। तुम्हें पता है कल मेरा बर्थडे है और मैं रात को 12 बजे ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, और इस बार मैंने सोचा कि कुछ अलग करूँ, इसलिए मैं अपना बर्थडे स्कूल में ही सेलिब्रेट कर रही हूँ। रात के 12 बजे तुम सबको इनवाइट कर रही हूँ, आ जाना। और मैंने प्रिंसिपल मैम से परमिशन भी ले ली है। तीनों मिलकर प्लान बनाती है और वो इस तरह से 7 बच्चों को इनवाइट कर देती है। सभी को लगता है कि इन तीनों ने पूरी क्लास को ही इनवाइट किया होगा, और वो तीनों रात होने का इंतजार करती है और रात को उन 7 बच्चों के साथ स्कूल में आ जाती है। तुमने तो कहा था कि बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन यहाँ तो पार्टी का कोई भी बंदोबस्त नहीं है। और बच्चे कहाँ हैं? ये कैसी आवाजें आ रही है? यहाँ तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, और ये कौन हंस रहा है? शीतल, तूने अभी किसी की परछाई देखी? मैंने देखी, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। ऐसा लग रहा है मानो जैसे बहुत बड़ा जानवर हो। कौन है यहाँ पर? कौन है? वैशाली मैम, आप एक चुड़ैल हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ और एक खास मकसद के लिए इस स्कूल में आई थी, क्योंकि मेरे शैतान इस स्कूल में सो रहे हैं। उन्हें जगाना है और उसके बाद इस दुनिया में तबाही मचानी है। तुम भी कितनी बेवकूफ हो। पास होने के लालच में बिना सोचे समझे 7 बच्चों को लेकर यहाँ आ गई। अब तुम सबकी बलि चढ़ाई जाएगी, क्योंकि मेरे शैतान उठने ही वाले हैं। इस स्कूल में शैतान सो रहा है और आप उसे जगाने के लिए यहाँ आई है। देखो चुड़ैल जी, आप शैतान को उठाओ, जगाओ, कुछ भी करो, लेकिन हम मासूम बच्चे हैं, हमें यहाँ से जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दुष्ट चुड़ैल, तूने हमें धोखे से यहाँ बुलाया ताकि तू अपना मकसद पूरा कर सके, और अब तू हमें मार देगी। मेरा गला छोड़ो, मुझे नीचे उतारो, मुझे डर लग रहा है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे नीचे उतारो। ज्यादा बकबक मत कर, मेरे शैतान उठने वाले हैं। अगर शैतान को 10 बच्चों की बलि चढ़ानी नहीं होती तो तुझे अभी के अभी कच्चा चबा जाती, लेकिन मजबूर हूँ। कोई बात नहीं। ये लो, मेरे शैतान उठ भी गए। शैतान, मेरे शैतान तुम उठ गए। अब हम मिलकर इस दुनिया को तबाह करेंगे। तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है मुझे उठाने में, वरना उस तांत्रिक ने तो मुझे हमेशा के लिए सुला दिया था। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ इस स्कूल में हूँ?
हम चुड़ैलों के लिए ये पता करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। वो शैतान बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था, दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिसको देखकर सभी बच्चे थर थर कांप रहे थे। उन्हें पसीना आ रहा था, उन्हें बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उन्हें अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। और वो शैतान जोर जोर से हंस रहा था। सभी बच्चों को लाइन में लगा दिया जाता है। सभी बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था, और वो शैतान उन सभी बच्चों की बलि चढ़ाने ही वाला था। तभी मेघा और उसकी दोस्त राधा आग लेकर आ जाते हैं, जिसे देखकर चुड़ैल घबरा जाती है, और वो शैतान उन 10 बच्चों की बलि नहीं चढ़ा पाता, और वो तभी के तभी दोबारा से सो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे शैतान, आपको इतने समय बाद तो उठाया और आप दोबारा से सो गए। अब आपको उठाने के लिए दोबारा से इतना ही समय लगेगा। 12 बजे इन बच्चों की बलि चढ़ानी थी और 12 से ज्यादा बज गए और आप इन बच्चों की बलि नहीं चढ़ा पाए। तुमने हमारे काम में टांग अड़ाया, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुमने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। चुड़ैल अपने सरदार शैतान के साथ अचानक गायब हो जाती है, और वो चुड़ैल और शैतान नजर नहीं आते कि वो अचानक कहाँ गायब हो गए। उसके बाद सभी बच्चे हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें भी समझ में नहीं आता कि वो चुड़ैल अपने शैतान के साथ कहाँ गायब हो गई। मेघा, अगर तुम समय पर नहीं आती तो हम सब अब तक मर चुके होते। मेघा, हम तुमसे वादा करते हैं कि अब कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। पढ़ाई से कभी नहीं भागेंगे, मेहनत से पढ़ाई करेंगे और पास होंगे। और तुम सब बच्चे भी हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि हमारी क्लास टीचर चुड़ैल है। वो हमें मारने के लिए यहाँ बुला रही है। हम तो बस यहाँ इसलिए आए थे ताकि देखें कि तुम पार्टी कैसे करोगी, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि इस स्कूल में तो शैतान सो रहा है। वैसे अच्छा ही हुआ, अगर हम नहीं आते तो तुम सब मारे जाते। मेघा और वो सभी बच्चे उन तीनों को माफ कर देते हैं और उन्हें एक मौका देते हैं। सुबह हो जाने के बाद स्कूल में क्या हुआ सभी बच्चे प्रिंसिपल मैम को बताते हैं, जिसे सुनकर प्रिंसिपल मैम भी चौंक जाती है और वो सभी बच्चों से मना करती है कि इस बारे में बाहर बात नहीं होनी चाहिए।